अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो उनके लिए है जो लोग इस बार हज के लिए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार मैं हज करने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया कि हमारे इंडिया से जो हाजी लोग जाते हैं उनके पास जो है अवेयरनेस की कमी होने के कारण उनको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्पेशली मेडिकल से रिलेटेड मैं बात करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर नज़र है और मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो हेल्थ से रिलेटेड है। जो भी लोग हज करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी जो भी दवाइयाँ पहले से चल रही हो, चाहे उनको कोई बीपी की दवा चल रही हो या शुगर की दवा चल रही हो या हार्ट की मेडिसिन चल रही हो, तो उनको अपनी मेडिसिन को अपने साथ रखना ज़रूर है और उसको वहाँ पे वैसे ही खाना है जैसे कि आप रेगुलर खा रहे हैं। आपके ग्रुप में जितने भी लोग रहते हैं उनको जो है नॉलेज रहनी चाहिए कि आपको पहले से कौन सी बीमारी रह चुकी है या आपको कौन कौन सी मेडिसिन चलती है। दूसरी एक ख़ास बात जिसके लिए मैंने ख़ास तौर पे वीडियो बनाया है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल न्यूज़ पे देखा होगा कि जो लोग हज करने के लिए गए थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस में बता दूँ कि आपका जो सफ़र है हज का वो लगभग 40 दिन का होता है और इन 40 में से जो 35 दिन होते हैं उसमें आपको गर्मी का बिल्कुल एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट होता है हर चीज़ का। आपके जो होटल्स होते हैं जहाँ पे आपको ठहराया जाता है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज एसी होती है। जिन बसों में आप सफ़र करते हैं उसमें पूरी तरीके से एसी बसें होती हैं। जहाँ जहाँ मस्जिदों में जाना पड़ता है वहाँ पे हर जगह एसी होती है, मार्केट्स में एसी होती है। मतलब आपको कहीं भी गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो अपना ध्यान ख़ास तौर पे रखने की ज़रूरत है उन 5 दिनों में रखना है जो हज के मेन 5 दिन होते हैं। जब आप जो है मीना के कैंप में ठहरते हैं, मीना के खेमों में रहते हैं, फिर जब आप अराफात जाते हैं, अराफात के बाद मुज़दलिफ़ा जाते हैं, उसके बाद रमी करने के लिए आप जमरात जाते हैं और फिर जो है तवाफ़ के लिए आप जो है हरम जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अपना मीना आते हैं। तो जो 4-5 दिन होते हैं ना, इसमें आपको जो है शारीरिक मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, आपको चलना भी ज़्यादा पड़ता है और उस वक्त जो धूप होती है वो शिद्दत की होती है और उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। और इस तरीके से जो इतना टेम्परेचर होता है आपको जो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि जब हम ज़्यादा गर्मी की जगह पे रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो रही हो, धूप ज़्यादा हो रही हो, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा करने के लिए उसमें से पसीना निकलना शुरू हो जाता है और जब ये पसीना निकलता है तो पानी के साथ साथ जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी निकलता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी की भी कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। अगर हम लंबे समय तक इस तरह के एरिया में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है और हम एक्सर्शन कर रहे हैं, बॉडी गर्म हो जा रही है, तो फिर क्या होता है कि बॉडी में जब इतना ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेट हो जाना। और जब बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं उसमें भी असर पड़ता है और हमें कन्फ्यूज़न जैसे होने लगता है और बहुत सारे लोग क्या होता है बेहोश हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जो इतना हीट स्ट्रोक वहाँ पे होता है उसको हम कैसे मैनेज करना है। पहली बात तो यह है कि जितनी भी गाइडलाइन आपको हज कमेटी के द्वारा दी जा रही हैं उन सबको पालन करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको अपने साथ पानी पर्याप्त मात्रा में रखना है। वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, हर जगह आपको पानी मिल जाता है। तो अपने साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर रखें और उसको लगातार पीते रहें। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉल का पानी, या आप उसमें ORS भी ले सकते हैं या आप इनर्जल बहुत लोग लेते हैं, वो सब भी आप ले सकते हैं। और आपको जो है धूप का चश्मा ज़रूर लगाना है और छाते का यूज़ करना है। ये हमारी गाइडलाइन में भी होता है कि इन सबको यूज़ करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत कैजुअल लेते हैं। अगर हम लोग 1-2 लोग हैं तो पता लगा एक ही लोग के पास छाता है, अम्ब्रेला है। ऐसा नहीं करना है। जितने भी आदमी हैं, जितने भी ग्रुप में लोग हैं, उन सब के पास उतने ही पर्याप्त मात्रा में छाता ज़रूर होना चाहिए। इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आप जो है गर्मी से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। एक बात और कि वहाँ पे क्या होता है कि जब आप हज का दौरान होता है तो इतने सारे अरकान अदा करने होते हैं, तो हर आदमी जो है घबराया हुआ होता है और बहुत जल्दबाजी में होता है। उसको लगता है कि जल्दी से जल्दी सारे अरकान अदा कर लें और हम फ्री हो जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी तरीके से आपको सिखाया गया है कि कैसे
हज के अरकान अदा करना है, उसके लिए आपके पास पर्याप्त टाइम होता है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है और आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात क्या है कि आपको लंबे समय तक चलने से बचना है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप मुज़दलिफ़ा से मीना के लिए आ रहे हैं तो लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र है, तो आपको लगातार नहीं चलना है। आपको जो है 15-20 मिनट में आपको जो है रेस्ट ज़रूर लेना है, क्योंकि जब आप लगातार चलते हैं ना तो उससे बॉडी जो है गर्म होती है उससे भी, तो उसमें फिर जो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आप रुक रुक के चलते हैं तो आपकी बॉडी जो है कूल बनी रहती है और आप आसानी से अपने सारे अरकान अदा कर लेते हैं। अब अगर आपके साथ या आपके किसी साथी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है या कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जिसको जो है हीट स्ट्रोक हो गया हो, तो आपको करना क्या है? पहली बात तो यह है कि उस पेशेंट को आपको पहले छाया वाली जगह पे लाना है। आपको जो है पुलिस को इन्फॉर्म करना है और जो है आप जो है एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो है एम्बुलेंस आ जाती है, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा होती है इस चीज़ की। लेकिन जब तक आपके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं आती है, आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि उस पेशेंट के जो कपड़े हैं उनको थोड़ा सा ढीला कर दीजिए और आपके पास जो भी ठंडा पानी है उससे उसको पूरी तरीके से नहला दीजिए। आपके पास टॉवल वगैरह है तो उसको जो है ठंडे पानी से भिगो करके उसके सारे बदन को आप पोंछें और स्पेशली जो है गर्दन के आसपास और उसके कंधे के आसपास, जांघ के आसपास, यहाँ पे जो है उसको जो है पानी से लगातार पोंछते रहें और पंखा करते रहें। और पेशेंट अगर जो है होश में है तो उसको जो है ORS का घोल पिलाएं। इस तरीके से आप देखेंगे कि मोस्टली केस में क्या होता है कि एम्बुलेंस के आने से पहले आपको जो पेशेंट है वो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है और दूसरों को भी आप हेल्प करते रहें। ख़ास तौर पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हम इंडिया से जाते हैं और जिनकी एज 50 साल या 60 साल के ऊपर की होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो गूगल मैप का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। जबकि वहाँ पे अगर इस चीज़ को लोगों को सिखाया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप जो है बच सकते हैं। मसलन जैसे आप मीना के कैंप से आप अराफात जाते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा जाते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा के बाद वापस अपने कैंप में आते हैं, तो फिर आपको अपना कैंप ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन लोगों को अरबी आती है, उनको हिंदी और इंग्लिश आती नहीं है। अगर आप उनको बार बार बताते हैं कि हमारा कैंप यहाँ पे है या ये नंबर है, तो अभी वो आपकी बात नहीं समझ पाते हैं। अगर आप गूगल मैप चला लो तो फिर आप जो है आराम से उसको देखते हुए अपने कैंप तक आसानी से आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई साथी खो जाता है और या आपसे बिछड़ जाता है तो आप गूगल मैप के थ्रू एक दूसरे से आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ का अरेंजमेंट वाकई इतना अच्छा होता है कि वहाँ पे कोई आदमी खोता नहीं है। अगर खोता है तो कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद वो ज़रूर मिल जाता है। लेकिन अगर आप गूगल मैप का सहारा लेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो सजेशन है और जो मेरी जो एडवाइस है आपको अच्छी लगी होगी और आपसे गुजारिश है कि आपके जो रिलेटिव इस बार हज के लिए जा रहे हैं तो आप उन तक हमारा ये वीडियो पहुँचाएँ। और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैंने जो है कुछ दवाइयों की मैंने लिस्ट तैयार किया है और उनको मैंने बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो लोग होम्योपैथिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस सिम्टम्स के लिए उसको ले लें तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका जो ये हज है, हज का सफ़र बहुत ही आसानी से बीत जाए, आसानी से कंप्लीट हो जाए और आपके हज के जितने भी अरकान हैं वो आसानी से अदा हो जाएं। आप अपनी दुआओं में हमको याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।